हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड्स के बारे में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे फंड डिस्कस करने वाला हूं जिन्होंने हाई रिटर्न दिया है और जिसमें आप 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे एसआईपी के तौर पे हो या फिर लमसम पे। क्योंकि मेरे पास कई क्वेश्चन आए कि सर मुझे कुछ ऐसे फंड्स बताइए जिसमें हम 2024 में एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर सकें और हमें अच्छा रिटर्न भी मिले। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए 2024 में अगर हम देखें तो 8वां महीना चल रहा है, 7-8 महीने निकल चुके हैं। तो अब आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये तो सोचने की ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं कि हम पर्टिकुलर 2024 के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है। आप जब भी इन्वेस्ट करिए तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। हमेशा 5 साल के लिए मिनिमम आपका जो एक विज़न होना चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। तो अपने पहले फंड की तरफ बढ़ने से पहले ये चीज़ ज़रूर आप क्लियर कर लीजिए कि आपको जब भी इन्वेस्ट करना है तो हमेशा विज़न 5 साल का रखिए। शॉर्ट टर्म का मत रखिए। मेरे जानने में एक लोग हैं जो कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे और उनका मानना था कि ये मैं अगले महीने या फिर 1 साल के बाद या फिर 6 महीने के बाद इसमें से पैसा विथड्रॉ कर लूँगा। तो मेरा उनसे यही एक ही चीज़ मैंने उनसे कही, क्योंकि जब आपसे कोई एडवाइस ना ले तो आपको आप एडवाइस देना भी नहीं चाहिए। बट मेरा, क्योंकि ये चीज़ गलत थी, तो मुझे एक फाइनेंशियल कोच के नाते मुझे यहाँ पे ये कहना उनसे पड़ा कि भैया इससे अच्छा तो तुम इन्वेस्ट करो ही मत। क्योंकि अगर आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। उल्टा हो सकता है कहीं न कहीं आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल रहेगी कि ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी, ये कोई नहीं बता सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है, निफ्टी का डेटा उठा के देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में हमेशा जो मार्केट है वो ऊपर ही गई है। तो इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करिए आप लॉन्ग टर्म के विज़न के साथ ही इन्वेस्ट करिए। पहले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आज की पहला फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस फंड को 3 फरवरी 2014 को ये शुरू हुआ था। बात इसके एग्जिट लोड की कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है फंड पर। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.58 का देखने को मिलता है और फंड साइज इसका 14,446 का है और लास्ट डबल 1 साल में ये पैसा डबल कर रहा है। 14,446 करोड़ का इसका फंड साइज है, जो कि एक अच्छा खासा फंड साइज हो जाता है। 1 साल में पैसा डबल कर रहा है। मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है, तो इसमें आपको काफ़ी एक स्कोप अच्छा मिल जाता है रिटर्न का। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि 1 साल में पैसा डबल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं तो कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पे नहीं लग रहा है। फंड के सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 साल में 62.42%, 3 साल में 38.73% और 5 साल में 36.13% का सीएजीआर देखने को मिलता है। कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो कैटेगरी एवरेज से फंड ने लगातार अपर परफॉर्म किया है। इसके कैटेगरी एवरेज में अगर हम बात करें तो कैटेगरी एवरेज में यहाँ पे इनके पास कैटेगरी में 46 फंड्स आते हैं, 31, 35। तो यहाँ पे 1 साल में 46 फंड आते हैं, 3 साल में इस कैटेगरी में इनके पास 31 फंड आते हैं और 5 साल में 25 फंड आते हैं। जिसमें अगर हम इनकी रैंक की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी फंड को जानने से पहले उसकी सारी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। अगर इनकी रैंक की बात कर लेते हैं तो 1 साल में सेकंड नंबर पे आ रहा है, 3 साल में फर्स्ट नंबर पे और 5 साल में फिर दूसरे नंबर पे। मतलब पहले दूसरे नंबर पे ये फंड पहले और दूसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को लेके हो जाता है। इनके सेक्टर एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी सेक्टर में 19.68% का, कैपिटल गुड्स में 17.45% का, ऑटोमोबाइल्स में 11.34% का और कंज्यूमर डिक्शनरी में यहाँ पे 10.91% का, फाइनेंशियल में 7% का और अदर्स में 33% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। मार्केट कैप की बात कर लें तो यहाँ पे जाइंट कैप में 3.91, लार्ज कैप में 15.46। मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मिड कैप में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे आपका ज़्यादातर अमाउंट मिड कैप में है। उसके बाद जो एक नेक्स्ट बिग अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो है लार्ज कैप में। सबसे कम अमाउंट यहाँ पे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया गया है। रेशियोज की बात कर लेते हैं। बीटा 0.86 का है, शार्प रेशियो 1.92 का है। रेशियोज इनके ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। मतलब वॉलेटिलिटी फंड में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत सेफ भी नहीं है, एक मिड रेंज से थोड़ा सा हाई में है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन वहीं शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं वो ठीक देखने को मिलता है।
इस फंड को निकेत शाह इसको मैनेज कर रहे हैं और राकेश शेट्टी इसको मैनेज कर रहे हैं। निकेत शाह इस फंड में ज्वाइन होने से पहले ये मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी लिमिटेड के हेड, मिड कैप्स के हेड रह चुके हैं। और अगर हम राकेश शेट्टी की बात कर लेते हैं तो ये इस फंड को ज्वाइन करने से पहले इन्होंने कैपिटल मार्केट बिजनेस में ये इंगेज थे। वहाँ पे ये ETFs के विषय में वर्क करते थे, रिसर्च करते थे। ये था हमारा पहला फंड मिड कैप कैटेगरी का, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई। अगले फंड की तरफ चलते हैं। जो हमारी आज की लिस्ट का दूसरा फंड है वो है PSU कैटेगरी का, जिसमें हम बात करें तो SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये PSU फंड है। इसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है वो थोड़ा सा हाई है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि इतने हाई एक्सपेंस रेशियो पे हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो हाई है, लेकिन एक बार आप डेटा जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पे पहुंचिए। और मैं आपको रात में कंक्लूजन भी दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक्स-नोट 0.50 का देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर हम बात कर लें कि 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को, जनवरी 2013 की शुरुआत है। फंड साइज 4602 करोड़ का है और एक साल में ये पैसा डबल कर रहा है। लेकिन फंड साइज यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता है कि 4000 करोड़ का ही फंड साइज है। और वहीं पे अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की तो वहाँ पे 14,000 करोड़ का फंड साइज देखने को मिलता है। तो उसका ज़्यादा अच्छा फंड साइज है। लेकिन फंड साइज से हमें सिर्फ इतना ही पता चल सकता है कि हाँ, इन्वेस्टर इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सपेंस रेशियो का या फिर नॉलेज की कमी। आगे डेटा हमें सब बता देगा कि क्या चीज़ ज़्यादा सही है। लॉक इन पीरियड इसमें कोई है नहीं। कितने CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है? एक साल में 72.31%, 3 साल में 41.16%, 5 साल में 30.44% के CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है। बात कर लेते हैं कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो कैटेगरी एवरेज है वो तो लगातार इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसने भी खराब रिटर्न नहीं दिया है। लेकिन कैटेगरी एवरेज ये इससे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। और अगर हम बात करें रैंक इन कैटेगरी में तो ये चौथे दूसरे नंबर पर रैंक करता है। और इस कैटेगरी में 5, 4, 3 ओवरऑल देखें तो 5 जो फंड है वो यहाँ पे इस कैटेगरी में आते हैं। तो रिटर्न वाइज ओके है, बट कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा है, ये जानने वाली बात है। यहाँ पे बात कर लेते हैं एलोकेशन की। तो एनर्जी सेक्टर में इनका 30.58% का पैसा इन्वेस्टेड है। फाइनेंशियल में 21.36, कैपिटल गुड्स में 10.46, इंश्योरेंस में 9.96 और मेटल माइनिंग में 7.23 और अदर्स में 15.41 का पैसा इन्वेस्टेड है। कैपिटल एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो लार्ज कैप में पैसा 51.41% का और जाइंट कैप में 34.44% का, मिड कैप में 11% का और स्मॉल कैप में 2% का इन्वेस्टेड अमाउंट है। यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, क्योंकि एक PSU कंपनी है तो रिस्क भी उतना कम हो जाता है और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है। वॉलेटिलिटी इस फंड की थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। फंड का अगर हम बात कर लेते हैं तो फंड का जो बीटा है वो 0.98 का है। वहीं अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज का तो वो 0.93 का देखने को मिलता है। तो फंड का ज़्यादा है यहाँ पे, कैटेगरी एवरेज का इससे कम है, इसलिए फंड वॉलेटाइल ज़्यादा रहने वाला है। शार्प रेशियो की बात कर लेते हैं तो शार्प रेशियो भी इस फंड का ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे भी बीट नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें तो इस फंड में अगर हम देखें तो निगेटिव देखने को मिलती हैं। इस फंड को रोहित शिम्पी मैनेज करते हैं, जिन्होंने SBI से पहले ये वर्क करते थे CNBC TV 18 में और JP मॉर्गन में इन्होंने वर्क किया है। साथ ही ये HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस में भी वर्क कर चुके हैं। तो ये इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। ये थे हमारे आज के 2 फंड्स। अब इन दोनों फंड्स के विषय में मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें मैंने बताई, सारे डिटेल मैंने आपके सामने यहाँ पे खोल कर रख दिया, सारी चीज़ों को आपके सामने रखा है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोनों ही अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, आपने सारी चीज़ें देखी। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स किसके पास गए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे मिड कैप कैटेगरी के मोतीलाल ओसवाल के पास गए हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और PSU में ही इन्वेस्ट करना है तो ये एक बेहतरीन फंड हो सकता है। आपको अच्छा रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया, बट आपको रिटर्न अच्छा दिया है, नो डाउट। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि इन दोनों में से बेहतर में हमें किसी में इन्वेस्ट करना है तो आप मिड कैप कैटेगरी के मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा मिल रहा है और साथ ही रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट भी कर पा रहा है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों का शेयर करिए जो कि नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।